आज के क्लास में हम सभी संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में होने वाले जर्नल का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में ही आपको बता दिया गया था कि जब संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है तो उनके संदर्भ में क्या जर्नल बनते हैं। अतः इस वीडियो को समझने के लिए संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से संबंध में जितने भी जर्नल आपको बताए गए हैं उसे एक नज़र आप देख लीजिए, तब यह वीडियो आगे और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं संक्षिप्त में यहाँ बता दूँ कि जब भी किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होती है तो उसके मूल्य में या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। उसी तरह से दायित्व का जब पुनर्मूल्यांकन होगा तो उसके मूल्य में कमी या मूल्य में वृद्धि होगी। इस तरह से यहाँ से 4 एंट्रीज निकल के आते हैं। पहला, जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। दूसरा, जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है। तीसरा, जब दायित्व के मूल्य में कमी होती है। और चौथा, जब दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है। इस तरह से 4 प्रश्न, जिसका ही जर्नल मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया था कि संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, तो आप जानते हैं कि किसी भी संपत्ति का मूल्य में अगर कमी होती है तो कमी होने से हमें हानि होता है। संपत्ति में क्या होती है? हानि। किस चीज़ के वजह से हानि हुई? तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने से हानि हुई, यानी कि पुनर्मूल्यांकन। तो पुनर्मूल्यांकन को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो वृद्धि होने से हमें लाभ होता है। किस चीज़ के वजह से? तो पुनर्मूल्यांकन की वजह से। इसलिए हम लोग यहाँ पर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। और किसके वजह से? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, तो यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिखाया था कि दायित्व के मूल्य में कमी होने पर, दायित्व का मतलब कर्ज होता है, और जब कर्ज में कमी होती है तो हमें लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो लाभ होने से हम लोग क्रेडिट करते हैं। किसके वजह से? तो रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हमने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, और यहाँ पर वे सभी दायित्व जिनके वजह से दायित्व के मूल्य में कमी आ रही है। फिर मैंने यहाँ लिखा था दायित्व के मूल्य में वृद्धि पर, दायित्व का मतलब होता है कर्ज। अगर कर्ज बढ़ेगा तो वो हमारे लिए हानि की स्थिति होती है, और किसके वजह से हानि हुई? तो पुनर्मूल्यांकन। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सन्ड्री लायबिलिटीज। इस तरह से मैंने आपको जर्नल बताया था, ये आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए। तो इसी के आधार पर आज हम लोग जर्नल पढ़ने वाले हैं। जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसके संदर्भ में जर्नल कैसे बनाए जाते हैं, इसके आधार पर एक प्रश्न आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न को ध्यान से सुनिए। लिख रहा है कि पी, क्यू एवं आर 5, 3, 2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें साझेदारों की संख्या कितनी है? अपने मन में जवाब दीजिए। साझेदारों की संख्या कितनी है? 3। नाम है पी, क्यू एवं आर। 5, 3, 2 के अनुपात में वो लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वे अपने भविष्य के लाभों को 4:3:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। तो आपको जैसे ये लाइन लिखा हुआ आपको समझ में आ गया कि साझेदारी का पुनर्गठन हुआ। क्यों? क्योंकि यह जो लाभ हानि विभाजन का अनुपात होता है वो कहाँ लिखा जाता है? साझेदारी समझौते में। तो साझेदारी समझौते में अनुपात कितना था? 5:3:2। अब 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वो अपने भविष्य के लाभों को किस अनुपात में बांटना चाह रहे हैं? 4:3 में। यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि पुनर्गठन हुआ, लेकिन ये आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जब भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के साथ ही साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। तो साझेदारी का पुनर्गठन हुआ ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपने कैसे जाना कि साझेदारी का पुनर्गठन हुआ है? तो आप इतना जान चुके हैं कि जब भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा ही। तो यहाँ फिर से रिपीट कर दें कि यहाँ पर 3 साझेदार पी, क्यू एवं आर है, जिसका 5:3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, और 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वे अपने भविष्य के लाभों को 4:3:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। और जैसे यह लाइन लिखा है तो पता चल गया कि यहाँ पर साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो आपको यह मालूम है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो इस समय अगर कोई भी पुराना संच है,
लाभ हानि या ख्याति या कोई भी संचय है तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। अब हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे। अगर संचय होगा, ख्याति होगा, लाभ हानि होगा तो हम उसे बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पर 3 साझेदार PQR है जिनका पुराना अनुपात 5:3:2 है और अब वे लाभों का विभाजन को चेंज करते हैं और वो 4:3:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। अब आगे लिख रहा है कि उस तिथि को निम्नलिखित पुनर्मूल्यांकन किया गया है। तो आप जानते हैं कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो उस समय संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ है, संपत्ति एवं दायित्वों का किसका किसका हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको बच्चों ये ध्यान भी देना पड़ेगा कि जितनी भी मदे लिख रहे हैं वो संपत्ति है कि दायित्व, इसे जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो संयंत्र एवं यंत्र। आप जानते हैं कि ये एसेट्स होता है, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए एसेट। इसका मूल्य पहले कितना था 50,000 और इसका रिवाइज्ड पुनर्मूल्यांकन होने के बाद मूल्य कितना हो गया 40। तो पहले 50,000 बुक वैल्यू था, लेकिन रिवाइज होने के बाद जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो इसका मूल्य कितना हो गया 40। तो 50 से 40 हो गया, यानी संपत्ति के मूल्य में क्या हो रही है कमी होना हानि है। और जब हानि होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, किसके वजह से, तो प्लांट एंड मशीनरी के वजह से। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक में इसका वैल्यू 50,000 था, लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया तो इसका मूल्य कितना हो गया 40। तो पहले 50 था और अब 40 हो गया, यानी 10,000 रुपये इसके मूल्य में कमी आ रही है। तो कमी हो रही तो हानि, तो हम इसकी एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, किस में डालेंगे, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। फिर हम दूसरा आते हैं भूमि एवं भवन। तो भूमि एवं भवन क्या है, तो भूमि एवं भवन भी क्या है, संपत्ति है। तो इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए संपत्ति। भूमि एवं भवन जिसका बुक वैल्यू 80,000 था, यानी कि खाते में 80,000 लिखा था, लेकिन जब इसका वैल्यू को रिवाइज्ड किया गया तो इसका मूल्य कितना हो गया 1 लाख। तो पहले 80,000 था और अब कितना हो गया 1 लाख। तो अब कितना बढ़ गया, तो 80 से 1 लाख यानी 20,000 रुपये की वृद्धि हुई। यानी कि यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो ये जो एंट्री जाएगा वो किस में जाएगा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। कितने रुपये वृद्धि हो रही है, तो 20,000। तो ये दूसरा लाइन भी आपको समझ में आ गया। तीसरा लाइन इन्वेस्टमेंट। अब आपको यह समझना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट संपत्ति है कि दायित्व। अगर अब इसे दायित्व मान लेंगे तो सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, चाहे जर्नल आप सही क्यों न लिखे। इसलिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी लिख दूंगा कि भैया कौन कौन संपत्ति है और कौन कौन दायित्व है, जिसे आपको अच्छे तरह से याद कर लेना होगा। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट संपत्ति होता, अगर इसे दायित्व मान लेंगे तो सवाल उल्टा बन जाएगा, जबकि आप बनाने जानते हैं। तो इसके महत्व को समझिएगा कि सवाल को बनाने के लिए हमें यह अच्छे तरह से जानना जरूरी है कि कौन संपत्ति है और कौन दायित्व है, ठीक है, जिसे मैं लास्ट वीडियो में लिख दूंगा। तो फिर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी संपत्ति है। अब इन्वेस्टमेंट संपत्ति है तो इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 44,000, अब 44,000 था। अब जब इसका रिवाइज्ड किया गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया 50। तो पहले 44 था और अब 50 हो गया, यानी कि यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो ये तीसरा लाइन समझ में आ गया। चौथा है सन्ड्री डेब्टर्स। अब अपने मन में प्यारे प्यारे बच्चों बताइए कि सन्ड्री डेब्टर्स, बताइए अपने मन में क्या होता है। तो सन्ड्री डेब्टर जो है वो एसेट्स होता है। अब जिन्होंने एसेट्स समझा है वो तो सही बना लेंगे, लेकिन अगर आपने मन में अगर इसे दायित्व मान लेंगे तो ये सवाल उल्टा बन जाएगा। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं संपत्ति और दायित्व कौन कौन है वो लिख देंगे, जिसे आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट कॉमर्स पॉइंट में पहले से पढ़े हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में जब मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ना कि फर्स्ट ईयर में बाबू ये सब याद कर लो, तो सेकेंड ईयर में याद करना आसान हो जाएगा और वो समझ में अच्छे तरह से आएगा। तो जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर अपने यहाँ कॉमर्स पॉइंट में पढ़े हैं उनको इसका महत्व समझ में आ रहा होगा। खैर चलिए, तो सन्ड्री डेब्टर भी एसेट्स है जो कि पहले 1,20,000 था और ये 1 लाख हो गया, यानी कि यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में क्या आ रहा है, कमी। तो ये संपत्ति के मूल्य में कमी वाले में चला जाएगा। अब आ जाता है ट्रेड क्रेडिटर। अब बताइए कि ट्रेड क्रेडिटर क्या है, अपने मन में सोचिए। ट्रेड क्रेडिटर क्या है, तो ट्रेड क्रेडिटर लायबिलिटीज़ होता है और लायबिलिटीज़ पहले था 1,40,000 जो घटकर कितना हो गया 1,20,000। तो यहाँ पर दायित्व के मूल्य में क्या आ रहा है, कमी। तो यहाँ पर दायित्व के मूल्य में कमी आ रहा है, लेकिन लाभ हुआ कि हानि। तो आप जानते हैं
कि सर दायित्व का मतलब कर्ज होता है, और कर्ज जो कि 1,40,000 से 1,20,000 हो रहा है, यानी कि कर्ज कम हो रहा है, और जब कर्ज कम होगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है। फिर है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या होता है, तो अदत्त व्यय भी लायबिलिटीज़ होता है, और लायबिलिटीज़ 11,200 से 12,000 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि होगी तो यहाँ पर हानि होगा। क्लियर है। तो आपने जान लिया कि यहाँ पर 3 साझेदार पी, क्यू एवं आर है, जो 5-3-2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वे अपने भविष्य के लाभों को 4-3-3 के अनुपात में बांटने का निर्णय किए, यानी कि लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ, और लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन का मतलब ही है कि साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है, और उस तिथि को निम्नलिखित पुनर्मूल्यांकन किया गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जर्नल बनाने हैं। अब नीचे यहाँ लिख रहा है कि दायित्व एवं संपत्तियों के संशोधित मूल्य का पुस्तकों में लेखा करने के लिए साझेदार सहमत हो गए हैं। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि यहाँ पर साझेदारी फर्म का विघटन हो रहा है, और जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो प्रश्न में अगर कोई संचय, लाभ हानि, ख्याति या किसी भी तरह का जमा है तो उसे साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने इस पूरे प्रश्न को पढ़ा, कहीं पर भी किसी भी तरह का संचय, लाभ हानि, ख्याति नहीं है, इसलिए उसे नहीं बांटा गया। किंतु अगर वह होता तो सबसे पहले हम उसे बांटने का एंट्री करते। फिर दूसरा एंट्री ये देखा जाता है कि संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसकी एंट्री करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ है, अब हमें इसका जर्नल एंट्री बनाना है। अभी जस्ट ही इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने दिखाया था कि 4 एंट्रीज थे। पहला संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, दूसरा संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, फिर दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, और दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। तो हम लोग यहाँ पर जर्नल बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पहले भी बता दिया गया है कि जब भी आप जर्नल बनाएंगे तो आप जब भी जर्नल बनाएंगे तो कॉलम खींच करके बनाइएगा। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं कॉलम नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन आप बिना कॉलम खींचे हुए अगर बनाएंगे तो कॉपी एग्जामिनेशन में काट दिए जाएंगे और एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो हेडिंग आप यहाँ पर लिख लेना जर्नल एंट्रीज, और यहाँ से आप लोग अपना यहाँ पर डेट कॉलम, फिर पार्टिकुलर, फिर जेएफ, अमाउंट लिख कर बनाना। तो सबसे पहला एंट्री हम बनाएंगे संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो संपत्ति का मूल्य में कमी होना हमारे लिए हानि है, और जब हानि होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहला एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, यानी कि जितनी भी प्रकार की संपत्तियां जिनके मूल्य में कमी हो रही है। तो अब प्रश्न को यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि कौन कौन एसेट्स है। तो नीचे से 2 लायबिलिटीज है, इस लायबिलिटीज से हमें मतलब नहीं है, हमें उन, और यहाँ पर संपत्ति से मतलब है। तो कौन से संपत्तियाँ से, उन्हीं संपत्तियाँ से जिनके मूल्य में कमी हो रही है, क्योंकि पहला एंट्री मैंने बताया संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, और संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए हानि कहलाता है। और जब हानि होता है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू, जिसके वजह से कमी आई। तो यहाँ देखिए ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां जिनके मूल्य में कमी आई। तो प्लांट एंड मशीनरी जिसका मूल्य 50,000 था और अब कितना हो गया 40,000, तो इसके मूल्य में कमी आ रही है। 50 से 40 कितनी कमी आ रही है 10,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने रुपए की कमी आई 10,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000। फिर से आ जाइए प्रश्न में, प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या लिखा है भूमि एवं भवन। तो भूमि पहले एवं भवन पहले 80,000 था और अब वो कितना हो गया 1 लाख, यानी कि यहाँ पर इसके मूल्य में क्या हो रही है वृद्धि। तो हमें वृद्धि वालों को अभी नहीं लिखना है। फिर इन्वेस्टमेंट जो कि पहले 44,000 था और अब हो गया 50,000, यानी यहाँ पर भी इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो हमें वृद्धि वालों को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर है सन्ड्री डेब्टर्स जो कि पहले 1,20,000 था और अब वो घट कर कितना हो गया 1 लाख। तो यानी कि यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है 1,20,000 से 1 लाख, कितनी कमी हुई 20,000। तो अब आप यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट कितने रुपए कमी हुई 20,000।
इसके बाद जब हम आएंगे तो ये लायबिलिटीज़ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यह भी लायबिलिटीज़ है, कोई मतलब नहीं है। तो जितनी भी संपत्तियां जिनके मूल्य में कमी हो रही तो उसको लिख लिया गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नरेशन। क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स, क्या हो रहा है? कमी। तो यहाँ लिखाएगा बीइंग द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स डिक्रीज, यहाँ पे यानी कि संपत्तियों के मूल्य में कमी आ गई। तो पहली एंट्री हो गई 10 और 20 कितना हो गया? 30,000। पहला एंट्री खत्म। उसके बाद हमें दूसरा एंट्री बनाना है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम लोग रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पर पहले से ही आप यहाँ पर कर दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। दूसरा एंट्री हो जाएगा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो हमें क्या होता है? लाभ। तो जब लाभ होगा तो हम लोग रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब लिखेंगे किसके वजह से वृद्धि हुई, तो यहाँ पर ढूंढिए। तो प्लांट एंड मशीनरी के मूल्य में कमी हो रही, इसको हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो 80,000 था, अब इसकी मूल्य कितनी बढ़ गई? 1 लाख। तो ये लिखाएगा कितना रुपया? 20,000 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना रुपये वृद्धि हो रही है? 20,000। इसके बाद और क्या चीज़ है? तो प्लांट एंड मशीनरी आप पहले लिख चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अभी आप लिख दिए। अब आ गया इन्वेस्टमेंट, जो पहले 44,000 था, अब कितना हो गया? 50,000। यानी यहाँ पर भी मूल्य में वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 6,000। तो अब आप यहाँ पर लिख दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया हो रहा है? 6,000। तो आप यहाँ लिख दीजिए 6,000। अब इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी के मूल्य में कमी हो रही है, उसकी एंट्री आप पहले कर चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के मूल्य में वृद्धि हो रही है 20,000, उसकी एंट्री अभी आपने की। इन्वेस्टमेंट के मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसकी एंट्री अभी आपने की। सन्ड्री डेब्टर्स के मूल्य में कमी हो रही है, उसकी एंट्री आप पहले कर चुके हैं। अब ट्रेड क्रेडिटर दायित्व, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी दायित्व है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर केवल 2 ही संपत्तियाँ लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट है जिसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, जिसकी एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कर दी। तो अब यहाँ पर हम लोग नरेशन बनाएंगे बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? इंक्रीज्ड हो जाएगा। कितना रुपया? 20 और 6 26,000 रुपया। तो यहाँ पर 26,000। तो समझ में आ गया कि पहले एंट्री हो गई संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, दूसरा एंट्री हो गया संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। अब ये संपत्ति का काम खत्म हो गया। संपत्ति के बाद जो है वो क्या स्टार्ट हो जाएगा? दायित्व स्टार्ट होगा, कि दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर और दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। अगर आप इसे ध्यान दें तो देखिएगा पीछे भी जब आपको मैंने इसका जर्नल बताया था, देखिए सेम एंट्री लिखाया था ना, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर पहला एंट्री बनाए हम लोग ने, फिर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर एंट्री बनाया। फिर अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं? दायित्व के लिए। फिर दायित्व के लिए कितनी एंट्री बनेंगे? 2। दायित्व के मूल्य में कमी होने पर और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, है ना। दायित्व के मूल्य में अगर कमी हो रही है तो हमें लाभ होगा। जब लाभ होगा तो हम लोग रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं? क्रेडिट। किसके वजह से? तो जो नाम होगा वो नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर इस वीडियो को हमें अच्छे तरह से समझना है, इस प्रश्न को, तो हमें ये सारे जर्नल या तो समझ लेने होंगे या तो हमें याद कर लेने होंगे। ठीक है ना। चलिए फिर आगे आते हैं। तो हम लोगों ने संपत्ति के संदर्भ में 2 जर्नल कर लिया। अब हम लोग बनाने वाले दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। अगर दायित्व के मूल्य में कमी होगा तो क्या होगा? तो दायित्व कर्ज होता है और दायित्व के मूल्य में अगर कमी आएगी तो दायित्व के मूल्य में कमी होना हमारे लिए लाभ है। और जब लाभ होगा तो हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए क्या कोई संपत्ति है, दायित्व है जिसके मूल्य में कमी आ रही है। तो अब हम यहाँ से आते हैं। तो पहला प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, डेब्टर एसेट्स है। तो हमें तो अभी दायित्व से मतलब है। तो यहाँ पर दायित्व को बारे को ही देखिए। तो यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर 1,40,000 से 1,20,000 हो रहा है, यानी कि दायित्व के मूल्य में कमी आ रही है। और दायित्व के मूल्य में कमी आना हमारे लिए लाभ है। जब लाभ होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन को
क्रेडिट करते हैं। किसके वजह से कमी हो रही है? तो ट्रेड क्रेडिटर के वजह से कमी हो रही थी। हम लोग लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। और देखिए और कोई दायित्व तो है? तो जी हाँ, ट्रेड क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी है, किंतु इसका कीमत 1200 से 12,000 यानी बढ़ रहा है और दायित्व का बढ़ना लाभ होता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर बना दिए कितने वृद्धि हो रही है? तो 1,40,000 से 1,20,000 यानी 20,000 रुपये की कमी हो रही है और दायित्व के मूल्य में कमी होना लाभ है और जब लाभ होता है तो हम लोग रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 20,000 हो गया। इस तरह से दायित्व के मूल्य में कमी की एंट्री मैंने कर दिया। अब दायित्व के मूल्य में क्या चीज़ करनी है? वृद्धि। तो दायित्व के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो हमें हानि होती है और जब हानि होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। किसके वजह से? जिसके वजह से कमी हुई है। तो अब आ जाइए दायित्व में। तो पहला वाला एसेट्स है, दूसरा एसेट्स है, तीसरा एसेट्स है, चौथा एसेट्स है, पांचवा लायबिलिटीज है। लेकिन इसकी एंट्री अभी आपने तुरंत करी कि 1,40,000 से 1,20,000 कमी हो रही है। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि 11,200 था, अब वो कितना हो रहा है? 12,000। यानी कि यहाँ पर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना हमारे लिए हानि है और जब हानि होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के वजह से है ना। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कितना कमी हो रहा है? तो 11,200 से 12,000 चले गए, यानी कितना बढ़ रहा है? 800 रुपये बढ़ रहा है और 800 रुपया दायित्व बढ़ना हमारे लिए हानि है और जब हानि होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। किसके वजह से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की वजह से। तो यहाँ पर हो जाएगा 800। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने पुनर्मूल्यांकन के संबंध में 4 एंट्री किए। 2 होता है संपत्ति के लिए और 2 होता है दायित्व के लिए। तो अब इस प्रश्न में देखिए कि जितनी भी संपत्तियां एवं दायित्व थे उन सभी संपत्ति एवं दायित्वों का हम लोगों ने पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में जर्नल कर लिया। अब इसमें पुराना संचय, पुराना लाभ हानि ख्याति होता तो उसे बांटते। तो इस प्रश्न में कोई भी पुराना संचय लाभ हानि ख्याति नहीं है, उसे बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल क्या कहा? संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में आपको जर्नल बनाना है। तो हम लोगों ने सभी संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर लिया। अब अंत में ये पहले तो इसका नरेशन लिख लीजिए। यहाँ जगह बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ लिखिए डिक्रीज। अब यहाँ पर अंत में हमें देखना है कि अभी तक हमने जितने भी पुनर्मूल्यांकन किए हैं उन सभी पुनर्मूल्यांकन करने से हमें लाभ हुआ या हानि। तो हम एक तरफ यहाँ लिखेंगे डेबिट रीवैल्यूएशन और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट का रीवैल्यूएशन। अब हमें देखना है कि अगर डेबिट का रिवैल्यूएशन बड़ा है तो हानि होगा और क्रेडिट का बड़ा है तो लाभ होगा। आप तो ये जानते हैं। तो पहला एंट्री हम लोगों ने बनाया था संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर और यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। कितना रुपया रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है? 30,000। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट के सामने लिख देना है फर्स्ट वाले से आया 30,000 रुपया। फिर हम लोग 2 नंबर में जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। कितना रुपया से हुआ है? 26,000 से। तो क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 26,000। ये 2 नंबर से आया। 3 नंबर में हम लोग बनाए थे दायित्व के लिए, नरेशन छूटा हुआ है तो नरेशन लिख दीजिए बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हम लोग बनाए थे दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। तो बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज यहाँ पर हो रहा था डिक्रीज्ड। ठीक है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट माल डाल देंगे 3 नंबर में 20,000। और यहाँ पर नरेशन गलत लिखा गया, यहाँ पर बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है मतलब हानि हो रहा है। कितना रुपया? 800। तो हम लोग ने डेबिट में लिख दिया 800। तो इधर हो गया डेबिट का टोटल, इधर हो गया क्रेडिट का टोटल। तो डेबिट टोटल हो गया 30,800 और यहाँ पर क्रेडिट हो गया टोटल 46,000। अब हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर। तो यहाँ पर 46,000 क्या चीज़ का है? क्रेडिट का। 46,000 क्या चीज़ का है? क्रेडिट का। और यहाँ पर
30,800 रुपया क्या चीज़ का है, डेबिट का। दोनों का अंतर निकाल देंगे यानी घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो टोटल जो आया आपका वो कितना आ गया, 7,200। अब ये जो 7,200 आया, हमें यह देखना है कि ये लाभ है कि हानि, ठीक है ना। तो देखिए कि क्रेडिट हुआ है 46,000, डेबिट हुआ है 38,800। तो डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है, तो क्रेडिट बढ़ा है, तो यहाँ पर लिखाएगा क्रेडिट। और जब क्रेडिट बढ़ा होता है और क्रेडिट जिसका बैलेंस होता है वो क्या होता है, लाभ। यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया, तो इन संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ की एंट्री बनाने वाले हैं, लाभ का। तो जब लाभ का एंट्री हम बनाते हैं तो लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और इसे जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसलिए यहाँ पर लिखाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये जो लाभ हुआ हमें इस लाभ को बांट देना है, किसके बीच बांट देना है, साझेदारों के बीच। तो टू साझेदार का नाम देखिए, क्या नाम साझेदार का था, PQ एवं R। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। और ये जर्नल बन गया, जगह नहीं बचा नरेशन लिखने के लिए, तो आपको तो नरेशन बताया गया, वहीं से नरेशन लिख लीजिएगा। तो टोटल कितना हो गया, 72,000। ये 72,000 हमारा क्या निकला है, लाभ। लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और इस लाभ को साझेदारों के बीच बांटना है। तो लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, चूंकि इसे हम बांट रहे हैं इसलिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट। इस लाभ जो 7,200 आया, इसे किसके क्या करना है, साझेदारों के बीच में बांटना है, इसलिए लिखा है 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल, 2 R's कैपिटल। अब इसे हम लोग बांटेंगे तो ये किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो आपको मालूम है कि PQR साझेदार है जिसका पुराना अनुपात 5:3:2 है और नया अनुपात 4:3:3 है। लेकिन जो ये पुनर्मूल्यांकन होता है उसे किस रेशियो में बांटा जाता है, पुराने रेशियो में। तो 5:3:2 में बांट दीजिए। तब यहाँ लिखाएगा ओल्ड रेशियो PQR 5:3:2। तो यहाँ हो जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। अब यहाँ लिखाएगा लाभ में P का हिस्सा। तो लाभ आपको मालूम है कितना है, 7,200। तो 7,200 का 5/10, 1 0 से 1 0, 0 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, 3,600। फिर यहाँ लिखाएगा लाभ में Q का हिस्सा। तो 7,200 का 3/10, इसको काटिए तो कितना देगा, 0, 3 दूना 6, 7 या 21, 2,160। फिर यहाँ लिखाएगा लाभ में R का हिस्सा। तो लाभ कितना है, 7,200 का 2/10, इसको काटिएगा तो 0, 2 दूना 4, 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ काटे थे तो 5 दूना 10, 7 5 35 और 1 36, 3,600। तब आप यहाँ पर लिख दीजिए ये 7,200 में से P का जो हिस्सा आएगा वो 3,600, Q का हिस्सा आएगा 2,160 और R का हिस्सा आएगा 1,440। तो आप यहाँ पर लिख देना 3,600, 2,160 और 1,440। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आज के वीडियो में हम सभी ने संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जर्नल बनाए। और ये जर्नल आसानी से समझ में तब आएगा जब हम सबसे पहले तो यह पहचानेंगे कि इनमें से कौन संपत्ति है और कौन दायित्व है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि मैं इसका वीडियो के लास्ट में मैं लिख दूंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इसे डाउनलोड करने में परेशानी होगी, इसलिए इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि कौन कौन सी संपत्तियां होती है और कौन कौन से दायित्व होते हैं। इन सबों को आप अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर 3 साझेदार PQR थे जिनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन के समय में इन संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। तो जब इन संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ तो हमने देखा कि या तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई है या तो
कमी हुई है, जिसके आधार पर 4 कंडीशन ही निकलते हैं। या तो संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो आप ये एंट्री बनाएं, वृद्धि हुई तो ये एंट्री बनाएं। फिर दायित्व के संदर्भ में 2 एंट्री हुआ कि दायित्व के मूल्य में डिक्रीज यानी कमी हुई तो ये एंट्री, और वृद्धि हुई तो ये एंट्री। और फिर अंत में हम लोगों ने डेबिट का टोटल लगाया और क्रेडिट के रिवैल्यूएशन का टोटल निकाला। फिर कंपैरिजन किए तो पता चला कि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा था। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब इस लाभ को हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट एंट्री बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और इस लाभ को किसे बांटा जाता है? साझेदारों के बीच। तो इस साझेदारों को किस रेशियो में बांटा जाता है? तो ओल्ड रेशियो में, जो कि हम लोग यहाँ पर ओल्ड रेशियो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, जिसके आधार पर हम लोगों ने बांट दिया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से समझकर बना लेना। और मैंने पहले ही कहा कि इसको बनाने के लिए आपको सारे जर्नल याद करने पड़ेंगे और ये अच्छे तरह से जर्नल याद करना। कारण यह भी है कि मैंने कहा कि अभी साझेदारी के पुनर्गठन के संबंध में 4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। पहला लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अभी आप पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रवेश के कारण, तीसरा अवकाश के कारण, चौथा जो भी मृत्यु के कारण, पांचवा समामेलन कारण। तो ये जो भी चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर में यह एंट्री आएगी ही आएगी। अतः अगर ये एंट्री हम अभी पढ़ लें तो आगे के प्रत्येक चैप्टर में आधा से ज़्यादा चीज़ ऑलरेडी हम जान रहे होंगे। इसलिए जर्नल को बिना याद किए हुए आगे का चैप्टर समझना संभव नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये सारे जर्नल को अच्छे तरह से याद कर लेना। आज के लिए इतना है।